गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे नोडल स्ट्रक्चर या पर्व संधि की संरचना के बारे में। प्ररोह अक्ष या शूट एक्सिस जो होता है जिसके के ऊपर लीव्स लगी होती हैं वो नोड्स और इंटरनोड्स में पर्व और पर्व संधियों में विभक्त होता है। आप देखते हो कि सभी जो छोटी ब्रांचेज होती हैं या स्टेम होते हैं उस पर बीच बीच में कुछ स्थान होता है वो थोड़ा मोटा सा होता है। पहले की क्लासेस में भी आपने पढ़ा होगा, इस स्थान को नोड या पर्व संधि कहते हैं। बाकी जो पार्ट होता है वो पर्व कहलाता है। तो पर्व संधि और पर्व इन दोनों की संरचना, मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी दोनों अलग अलग तरह की होती है। क्योंकि पर्व संधि से पत्तियां और ब्रांचेज निकलती हैं इसलिए इनकी थोड़ी एनाटॉमी जो होती है वो पर्व की तुलना में या इंटरनोड की तुलना में कॉम्प्लेक्स होती है, जटिल होती है। हम पहले पढ़ चुके हैं स्टेम के बारे में कि मोनोकॉट स्टेम जो होते हैं एक बीजपत्री तने होते हैं, उसमें जो संवहन फूल या वेस्कुलर बंडल्स होते हैं वो बिखरे हुए होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं। जबकि डाइकॉट्स में जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं वो एक वलय में या एक रिंग में व्यवस्थित होते हैं। तो पर्व संधि की संरचना अगर हम नोड का स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं वो द्विबीजपत्री या डाइकॉट्स में कंपैरेटिवली, क्योंकि उनके वेस्कुलर बंडल एक रिंग में विन्यासित होते हैं, एक विलय में अरेंज होते हैं, इसके कारण उसकी संरचना की स्टडी करना थोड़ा सा सरल है। हमने देखा जब स्टेम का स्ट्रक्चर पढ़ा कि द्विबीजपत्रियों में जो संवहन ऊतक होता है वो एक सतत संरचना के रूप में होता है, कंटिन्यूस लेयर के रूप में होता है। वेस्कुलर स्ट्रैंड जो होते हैं वो पर्व संधियों या नोड से ही शाखाओं, पत्तियों या कलिकाओं में, बड्स में या लीव्स में या ब्रांचेस में प्रवेश करते हैं। तो ये जो कंटिन्यूस सिलेंडर होता है, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, यहाँ तीन आउटलाइन डायग्राम बने हुए। ये जो कंटिन्यूस सिलेंडर होता है ब्रांच, लीफ या बड ट्रेस निकलने के कारण टूट जाता है। अब हम देखें लीफ ट्रेस या ब्रांच ट्रेस क्या होता है। तो जो स्टेम का वेस्कुलर सिलेंडर होता है उससे लीफ के वेस्कुलर सिलेंडर को जोड़ने वाला जो वेस्कुलर सिलेंडर का पार्ट होता है वो लीफ ट्रेस होता है। उसी तरह से जो स्टेम का या ब्रांच का जो वेस्कुलर सिलेंडर होता है उससे जो बड होती है या जो ब्रांच होती है उसके वेस्कुलर सिलेंडर को जोड़ने वाला पार्ट ब्रांच ट्रेस कहलाता है। तो जो स्टेम या मेन ब्रांच होता है उसका वेस्कुलर सिलेंडर, क्योंकि पर्व संधियों पर पत्तियां और शाखाएं निकलती हैं और पत्तियां और शाखाएं जहाँ निकलती हैं वहाँ वेस्कुलर बंडल जो होता है वो स्टेम से होता हुआ लीफ या ब्रांच या बड में जाता है। तो वो वेस्कुलर सिलेंडर का पार्ट जो कि ब्रांच के वेस्कुलर सिलेंडर से लीफ तक, ब्रांच तक या बड तक जाता है वो लीफ ट्रेस, ब्रांच ट्रेस या बड ट्रेस कहलाता है। प्रत्येक लीफ में एक से अधिक लीफ ट्रेस प्रवेश कर सकते हैं। साथ ही ये आवश्यक भी नहीं है कि किसी लीफ में प्रवेश करने वाला जो ट्रेस है वो उसी लीफ से निकले। बहुत बार ये होता है कि किसी लीफ में प्रवेश करने वाला वेस्कुलर बंडल या वेस्कुलर टिश्यू या लीफ ट्रेस उसके नीचे वाली लीफ से या ऊपर वाली लीफ से निकले। तो ऐसी कंडीशन में जो एनाटॉमी होती है वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। तो हमने क्या पढ़ा, लीफ ट्रेस, ब्रांच ट्रेस और बड ट्रेस। लीफ ट्रेस और ब्रांच ट्रेस और बड ट्रेस क्या होती हैं, जैसे कि इसकी स्टडी मुख्यतः डाइकॉट लीव्स में की जाती है। तो जो ब्रांच होती है जिसके के ऊपर लीफ लगती है उसकी नोड की अगर सेक्शन काटें और देखें तो उसमें ये देखते हैं कि वेस्कुलर सिलेंडर जो कि कंटिन्यूस होता है वो नोड्स पे टूट जाता है। क्यों टूट जाता है? क्योंकि वहाँ से होते हुए लीफ के वेस्कुलर सिलेंडर तक वेस्कुलर टिश्यू जाता है। तो ब्रांच के वेस्कुलर टिश्यू और लीफ के वेस्कुलर टिश्यू या मेन एक्सिस के वेस्कुलर टिश्यू और ब्रांच, लीफ या बड के वेस्कुलर टिश्यू तक जाने वाला जो पार्ट होता है वो लीफ ट्रेस, ब्रांच ट्रेस और बड ट्रेस कहलाता है। दूसरी बात, जहाँ पर ये वेस्कुलर सिलेंडर टूटता है और लीफ में, ब्रांच में या बड में वेस्कुलर टिश्यू जाता है उसके ऊपर का पार्ट पैरेन्काइमोटिस हो जाता है, जैसे कि डायग्राम में दिखाई दे रहा है। इस पार्ट को लीफ गैप, ब्रांच गैप या बड गैप कहते हैं। ऐसे स्टेम जिनमें की सेकेंडरी ग्रोथ हो चुकी है उसमें लीफ गैप अधिक क्लियर होते हैं। इसके विपरीत वो स्टेम जिनमें वेस्कुलर बंडल के बीच इंट्रावेस्कुलर स्पेस ज़्यादा होता है उनमें इंटरवेस्कुलर टिश्यू और ये आपस में मिल जाते हैं, जिसके के कारण लीफ गैप अधिक स्पष्ट नहीं हो पाते। प्रत्येक जो नोड होती है उस पर उपस्थित लीफ ट्रेस की संख्या एक या अधिक हो सकती है और ये संख्या प्रत्येक स्पीसीज़ के लिए कैरेक्टरिस्टिक होती है। मतलब अगर किसी स्पीसीज़ में एक होती है तो वो हमेशा उस स्पीसीज़ की ब्रांचेज में एक ही होती है, किसी में एक से अधिक होती है तो वो एक से अधिक ही होती है। तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, इसलिए इसको टेक्सोनॉमी में भी यूज़ किया जाता है। सेनेट नामक साइंटिस्ट ने 1914 में अनेक प्लांट्स का अध्ययन करके द्विबीजपत्रियों में मुख्यतः 3 तरह की पर्व संधियाँ
बताई थी, जिसमें कि अलग अलग तरह के लीफ ट्रेस पाए जाते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो डायग्राम में 3 डायग्राम बने हुए हैं। सबसे पहले जो इसमें ए वाला डायग्राम है यूनिलेक्युलर नोड। यूनिलेक्युलर नोड क्या होता है, जैसे कि नाम से पता पड़ रहा है, एक रिक्तिकायुक्त या यूनिलेक्युलर नोड। जब प्रत्येक पत्ती का जो हर एक लीफ का जो वेस्कुलर सिलेंडर है वो सिर्फ एक लीफ गैप बनाता है, तो ये नोड जो होती है यूनिलेक्युलर कहलाती है। ये अनेक फैमिली में पाई जाती है, ओनेनेसी, लॉरेसी, एरेसी, एपोसाइनेसी, सोलेनेसी, वर्बेसी आदि में यूनिलेक्युलर नोड पाई जाती है। मतलब सिर्फ नोड्स पे सिर्फ एक लीफ गैप पाया जाता है और उधर से सिर्फ एक लीफ ट्रेस निकलता है। दूसरी है, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हो, ट्राइलेक्युलर नोड। मतलब ट्राइलेक्युलर नोड, सॉरी अभी मैंने बताया था ए वाला ट्राइलेक्युलर नोड है और जो बी है वो यूनिलेक्युलर नोड है। जब प्रत्येक परसंधि के साथ एक मध्य व 2 पार्श्व लीफ गैप संबंध हो तो इसको ट्राइलेक्युलर नोड कहलाती है। जैसा कि आप डायग्राम 1 में देख रहे हो, इसमें एक से अधिक या 3 लीफ गैप और 3 लीफ ट्रेस दिख रहे हैं जो लाइन वाले डायग्राम से बने हुए थे, इसको ट्राइलेक्युलर नोड कहते हैं। इस प्रकार की नोड जो थी रैननक्यूलेसी, मेलिसी, पॉलीमेनेसी आदि में पाई जाती है। फिर मल्टीलेक्युलर नोड, जैसे कि अब डायग्राम सी में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इस प्रकार की परसंधि में प्रत्येक पत्ती से अनेक लीफ ट्रेस व लीफ गैप निकलते हैं। डेजिनेरिएसी, एरेलिएसी, चिनोपोडिया में मल्टीनेक्युलर नोड पाई जाती है। इसके अलावा कुछ ऐसे टैक्सॉन भी पाए जाते हैं जिसमें शीटिंग लीफ बेस होती है, उनमें भी मल्टीलेक्युलर नोड पाई जाती है। सेनेट के अनुसार जो नोड होती है उसकी ट्राइलेक्युलर जो कंडीशन है वो सबसे ज़्यादा प्रिमिटिव होती है, जैसा कि डायग्राम अलग से बना हुआ है। और जो यूनिलेक्युलर और मल्टीलेक्युलर कंडीशन होती है वो ट्राइलेक्युलर जो नोड होती है उसके रिडक्शन और एम्प्लीफिकेशन से बनी होती है। मतलब ट्राइलेक्युलर नोड के रिडक्शन से तो बनती है यूनिलेक्युलर नोड और इसके एम्प्लीफिकेशन से बनती है मल्टीलेक्युलर नोड। इसके अलावा एक चौथी प्रकार की भी नोड पाई जाती है जिसमें यूनिलेक्युलर नोड विद 2 ट्रेसेस, जिसमें कि 2 पॉइंट ट्रेस युक्त यूनिलेक्युलर परसंधि पाई जाती है। यह भी एक प्रिमिटिव प्रकार की परसंधि जो कि फंड्स में और जिम्नोस्पर्म और कुछ द्विबीजपत्री जैसे कि लॉरेसी, वर्बिनेसी, लैमिनेसी और सोलोनेसी में पाई जाए। तो हमने पढ़ा नोडल एनाटॉमी के बारे में। नोडल एनाटॉमी जैसे कि कोई एक्सिस होता है जहाँ से कि ब्रांच निकलती है, ये ब्रांच जहाँ से निकलती है वो पार्ट कहलाता है परसंधि। बाकी जो स्टेम का या ब्रांच का पार्ट होता है वो कहलाता है, या एक्सिस का पार्ट होता है वो कहलाता है परसंधि की संरचना थोड़ी जटिल होती है और अलग होती है, क्योंकि हमने देखा है कि प्लांट्स की ब्रांच में जो गांठ होती है जिसको कि नोड कहते हैं, उसी से पत्तियाँ, ब्रांच और बर्ड्स निकलती हैं। इसलिए जो मेन एक्सिस होता है उसका वेस्कुलर सिलेंडर ब्रांच, बर्ड या लीफ को वेस्कुलर सिलेंडर कंटिन्यू होता है, वहाँ तक ये वेस्कुलर सिलेंडर सप्लाई होता है। तो मेन एक्सिस के बीच और लीफ के बीच जो वेस्कुलर सिलेंडर होता है उसको कहते हैं लीफ ट्रेस। उसी तरह से मेन एक्सिस और ब्रांच के बीच जो वेस्कुलर सिलेंडर होता है उसको कहते हैं ब्रांच ट्रेस। उसी तरह से मेन वेस्कुलर सिलेंडर, मेन एक्सिस के वेस्कुलर सिलेंडर और बर्ड के वेस्कुलर सिलेंडर के बीच में जो पार्ट होता है उसको कहते हैं बर्ड ट्रेस। और जहाँ से ट्रेस निकलता है वहाँ जो कंटिन्यूस वेस्कुलर सिलेंडर होता है मेन एक्सिस का, उसके वो टूट जाता है और उसके ऊपर कुछ पैरेन्काइमोटस रीजन बन जाता है। इसको कहते हैं लीफ गैप, ब्रांच गैप और बर्ड गैप। फिर हम देखते हैं कि 3 तरह की नोड्स होती हैं, यूनिलेक्युलर, ट्राइलेक्युलर और मल्टीलेक्युलर। ट्राइलेक्युलर जिसमें 3 ब्रांच, 3 या 1 से अधिक लीफ ट्रेस और लीफ गैप होती है। यूनिलेक्युलर इसमें 1 लीफ ट्रेस और लीफ गैप होता है। मल्टीलेक्युलर जो ट्राइलेक्युलर होता है वो सबसे प्रिमिटिव प्रकार का होता है, उसके रिडक्शन से यूनिलेक्युलर का निर्माण होता है और उसके एम्प्लीफिकेशन से ट्राइलेक्युलर का निर्माण होता है। इसके बाद अब तक हम पढ़ चुके हैं लीफ के बारे में, उसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में, उसके प्रकार के बारे में, लीफ टिप के बारे में, लीफ मार्जिन्स के बारे में, और ये तो हुआ था उसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, कितने प्रकार की लीफ होती है, उनका शेप कैसा होता है, उनका साइज़ कैसा है। फिर हमने पढ़ा था इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। इंटरनल स्ट्रक्चर में पढ़ा था हमने आइसोबाइलेटरल लीफ और डॉर्सीवेंट्रल लीफ। आइसोबाइलेटरल लीफ जैसा कि जो दोनों सतह उसकी एक समान होती है, एक बीजपत्री में पाई जाती है। डॉर्सीवेंट्रल जो कि द्विबीजपत्री में पाई जाती है, डॉर्सल और वेंट्रल सरफेस में जिसमें डिफरेंस होता है। उसके बाद हमने पढ़ा नोडल स्ट्रक्चर के बारे में, यानी स्टेम एक्सिस का वह पार्ट जहाँ से पर्व संधि जहाँ से कि लीफ निकलती है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसकी वेस्कुलर सप्लाई कैसी होती है। इसके बाद हम जो लीफ का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो है अडेप्टेशन टू वाटर स्ट्रेस। लीफ जो होती हैं वो
उत्पत्तियाँ जो होती हैं वो जल के प्रति अनुकूलन किस तरह से दर्शाती हैं। तो हमने बहुत इकोलॉजी में भी और हमेशा पढ़ा है कि दो तरह की लीव्स होती हैं, हाइड्रोफाइट्स और ज़ीरोफाइट्स। ज़ीरोफाइट्स में अडेप्टेशन होते हैं वाटर लॉस को कम करने के लिए, जबकि जो हाइड्रोफाइट्स है जलोद्भिद होते हैं उसमें पानी की बहुत प्रचुरता पाई जाती है, इसलिए उसमें ऐसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिसमें कि सीधे ही पानी की पूरी सतह से ही जल का मिश्रण होता है। ये दो तरह के प्लांट्स होते हैं, अलग अलग तरह के एटमॉस्फेयर में रहते हैं, उसमें अलग अलग तरह के अडेप्टेशन पाए जाते हैं। सबसे पहले हम देखें कि वाटर स्ट्रेस के लिए हम देखते हैं कि एक्सट्रीम कंडीशंस जैसे होते हैं उच्च तापमान, ड्रॉट, हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन, इन सब कंडीशंस के लिए कारण पानी में स्ट्रेस पौधे में स्ट्रेसफुल कंडीशंस बनती हैं, जिसके कारण इसकी मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी तीन पर ही प्रभाव पड़ता है। वाटर डेफिशिएंसी जो होती है, ये जो अडेप्टेशन होते हैं दो कारण से होते हैं, वाटर डेफिशिएंसी के कारण और एक्सेस ऑफ वाटर के कारण। जो जब एक्सेस ऑफ वाटर होता है बाढ़ के समय में, जो जड़ें होती हैं वो ज़्यादा समय तक पानी में डूबी रहती हैं, उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। इस कंडीशन को फिजियोलॉजिकल ड्राइनेस कहते हैं, मतलब पानी तो मिलता है पर वो पौधे के यूज़ में नहीं आता। दूसरी वाटर स्ट्रेस की कंडीशन है ड्रॉट के कारण, जबकि पानी की बहुत कमी होती है, वर्षा की कमी होती है, जो कि डेजर्ट्स में पाई जाती है। इसको फिजिकल ड्राइनेस कहते हैं। ऐसे प्लांट्स जो शुष्क आवासों में उगते हैं, सब जानते हैं उनको ज़ीरोफाइट कहते हैं, इनमें फिजिकल ड्राइनेस होती है और इनमें जो अडेप्टेशन होते हैं ट्रांसपिरेशन द्वारा जल की हानि रोकने के लिए होते हैं। तो ये अडेप्टेशन दोनों प्रकार के पाए जाते हैं, मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन और एनाटॉमिकल अडेप्टेशन। नेक्स्ट क्लास में हम इन्हीं अडेप्टेशन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।